Hey guys, what's up? यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 8 करंट अफेयर्स और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत किया गया। दूसरा कथन है, इसे भारतीय चिकित्सा परिषद यानी एमसीआई की जगह लिया गया। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अभी इस बारे में बिल पारित किया गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। इसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद यानी कि एमसीआई माने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त करके अब इसके स्थान पर क्या लाया है? तो एनएमसी लाया है। देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया है। देखिए, अगस्त 2019 में संसद ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 को पारित किया था। इस अधिनियम में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और ये एनएमसी है, उसके अध्यक्ष के अलावा 10 अन्य अधिकारी सदस्य यानी 10 सदस्य अन्य अधिकारी होंगे और चारों स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल हैं। देखिए, 10 अन्य 10 और 4 यानी कि 14 लोग होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, पिनाका हथियार प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये एक स्वदेशी विकास मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। दूसरा है, इसे डीआरडीओ की पुणे की स्थित प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। तो केवल एक, केवल दो, सी है एक और दो, और डी है न तो एक और नहीं दो। तो बताइए इसका आंसर क्या है? पिनाका हथियार प्रणाली। साइंस टेक का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए, पिनाका स्वदेश विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है और हथियार प्रणाली को डीआरडीओ के पुणे स्थित प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। पिनाका हथियार प्रणाली अत्याधुनिक गाइडेंस किट यानी कि टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आधुनिक नेविगेशन तथा नियंत्रण प्रणाली से भी लैस है, यानी कि ये नेविगेशन सिस्टम बहुत पावरफुल है और कंट्रोल सिस्टम भी बहुत तेज़ है। ठीक है, ये इसका इनके दोनों के दोनों कथन सही हो गए। देखिए, ये एक स्वदेश यानी कि भारत में बनाई गई मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, यानी कि एक से ज़्यादा बैरल रॉकेट होते हैं उसमें, और डीआरडीओ के पुणे में इसका विकसित किया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा सभापति, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं यानी कि वेंकैया नायडू जी, अपने यानी उदाहरण के लिए किसी सदस्य के नियम विरुद्ध आचरण के लिए उस सदस्य को सदन से तत्काल बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। यानी कि सदन का सदस्य कोई उल्टी सीधी बात बोल ले या कोई ऐसी हरकत कर दे, तो क्या सभापति उसको तत्काल बाहर जाने के लिए कह सकता है। और दूसरा क्या है कि राज्य का सभापति लोकसभा अध्यक्ष के समान किसी सदस्य को निलंबित नहीं कर सकता। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? एक, दो, एक और दो, और यानी नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए, हाल ही में अनुचित व्यवहार के कारण 8 राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कर दिया है। यह करंट का है। यदि राज्यसभा अध्यक्ष के अनुसार किसी भी सदस्य का आचरण नियम विरुद्ध होता है तो वह उस सदस्य को सदन से तत्काल बाहर जाने के लिए कह सकता है। यानी कि पहला कथन सही हो गया। नियम विरुद्ध कोई आचरण करता है सदस्य तो राज्यसभा के सभापति उसको तत्काल बाहर जाने के लिए बोल सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, राज्यसभा का सभापति लोकसभा के अध्यक्ष के समान किसी सदस्य को निलंबित नहीं कर सकता है। सदन एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा सदस्य का निलंबन समाप्त कर सकता है। देखिए, फिर से पढ़ रहा हूँ। राज्यसभा के सभापति लोकसभा अध्यक्ष के समान किसी सदस्य को निलंबित नहीं कर सकता है। सदन एक अन्य प्रस्ताव द्वारा सदस्य का निलंबन समाप्त कर सकता है। यानी कि अगर निलंबन भी हो गया तो भी सदन एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा सदस्य का निलंबन समाप्त कर सकता है अगर हो गया तो। और सदन अधिकतम सत्र की शेष अवधि तक ही किसी सदस्य को निलंबित करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती है। सदन अधिकतम सत्र की शेष अवधि तक ही किसी सदस्य को निलंबन करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती है। यानी कि दोनों के दोनों कथन अपने सही हो गए। देखिए, राज्यसभा के सभापति लोकसभा अध्यक्ष के समान किसी सदस्य को निलंबित नहीं कर सकता, ये कथन भी सही हो गया। पहला वाला भी सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है कि भाई प्रवर समिति यानी कि सिलेक्ट कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या संबंधित सदन के सांसद ही इस समिति के सदस्य हो सकते हैं और दूसरे के विपक्षी दल का सांसद इस समिति की अध्यक्षता कर सकता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो केवल एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या विपक्षी दल का सांसद इस समिति का अध्यक्ष हो सकता है? तो आंसर है नहीं, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि बी गलत है और अपना आंसर भी बी है। तो आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में सरकार द्वारा विपक्ष की मांग के इतर राज्यसभा में कृषि विधेयक को पारित कर दिया गया। विपक्ष कृषि विधेयक को राज्यसभा की एक प्रवर समिति को भेजने की मांग कर रहा है। यानी कि विपक्ष कृषि विधेयक को राज्यसभा की एक सिलेक्ट कमेटी यानी कि प्रवर समिति होती है उसको भेजने की मांग कर रहा है। और प्रवर समिति का गठन किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए किया जाता है। यानी कि प्रवर समिति है उसका गठन किसी विशेष विधेयक की जांच करने के लिए किया जाता है और संबंधित सदन का सदस्य इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। यानी कि सदन के सांसद है ऊपर में जो समिति है उसके सदस्य हो सकते हैं। क्योंकि प्रवर समिति है उसका गठन विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसका उद्देश्य विशेष उद्देश्य के लिए वो उसका गठन हो सकता है। इसलिए इस समिति की रिपोर्ट के आने के बाद इन्हें भंग कर दिया जाता है, यानी कि बनाया भी जाता है और फिर ये सब हो जाए मामला, फिर इस समिति को भंग भी किया जाता है, भंग कर दिया जाता है। और सत्ताधारी दल सांसद प्रवर समिति का अध्यक्ष होता है। यानी सत्ताधारी दल का सांसद हो तो वो प्रवर समिति का अध्यक्ष होता है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसलिए आंसर है अपना ऑप्शन बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेसल 3 यानी कि बेसल 3 है अनुपालन बॉन्ड यानी कि कंप्लेंट बॉन्ड्स। बेसल 3 कंप्लेंट बॉन्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो इस बॉन्ड पर 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 6.24% की ब्याज दर अदा की जाएगी। और दूसरा क्या है, 10 वर्ष के बाद बॉन्ड जारीकर्ता
यानी कि बॉन्ड जिसने जारी किया है बैंक परिपक्वता तिथि से पूर्व निवेशकों को मूल राशि अदा कर जारी किया गया बॉन्ड पुनः ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है अपना एक है केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं, एक और नहीं दो। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेसल 3 ये पढ़ा होगा अगर आपने इकोनॉमी में, तो इसका आंसर बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए, यानी कि ये इसका आंसर है। आइए देख लेते हैं। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने बेसल 3 अनुपालन बॉन्ड द्वारा 7,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने बेसल 3 द्वारा 7,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है और प्रत्येक बॉन्ड की कीमत 10 लाख रुपए है। यानी कि प्रत्येक बॉन्ड की कीमत कितनी है, 10 लाख रुपए है। इन बॉन्डों पर 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 6.24% ब्याज दर अदा की जाएगी और इनकी परिपक्व अवधि 15 साल की होगी। यानी पहला कथन अपना सही हो गया। दूसरे कथन में क्या दिक्कत आई कि भाई इन बॉन्ड पर 5 वर्ष के बाद, देखिए यहाँ क्या क्या गया था अपने 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद नहीं 5 वर्ष के बाद वर्षगांठ पर कॉल ऑप्शन दिया गया है। और कॉल ऑप्शन अर्थ है कि बॉन्ड जारीकर्ता बैंक परिपक्वता तिथि से पूर्व निवेशकों को मूल राशि अदा कर बॉन्ड पुनः ले सकता है। इसलिए अपना कथन 2 सही नहीं है। फिर से पढ़ लेता हूँ। देखिए, इन बॉन्ड पर 5 वर्ष के बाद वर्षगांठ पर कॉल ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है कॉल ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि बॉन्ड जारीकर्ता बैंक यानी कि बॉन्ड जिसने इशू किया है वो परिपक्वता तिथि से पूर्व पहले ही पूर्व निर्देश तिथि से पूर्व निर्देशकों को यानी कि इन्वेस्टर को मूल राशि अपनी अदा कर दी और बॉन्ड फिर से वापस ले सकता है। ठीक है, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है वज्रा योजना। देखिए, वज्र योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना को विज्ञापन और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि SERB द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसके अंतर्गत NRI और OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को ही, देखिए भारतीय संस्थान विद्यालयों में उपयुक्त कथन सहायकों यानी कि विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किया जाएगा उसको। देखिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, पहला केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है वो बोला गया है। देखिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST के संवैधानिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि SERB द्वारा वज्र योजना की शुरुआत की गई कथन एक सही है। यानी कि पहला कथन सही है। और इसमें क्या कहा गया कथन 2 क्यों गलत है, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को एक निश्चित अवधि के लिए सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में सहायक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में काम करने के लिए भारत में लाना है। ठीक है, और इन वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों में अप्रवासी भारतीय यानी कि NRI और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी शामिल है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है कि ये पहला, यह सम्मान केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त किया जाता है। दूसरा कि भारत किसी भी आधिकारिक भाषा में किए गए साहित्यिक कार्य
को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तीसरा क्या है, अंग्रेजी भाषा में किए गए साहित्य कार्य को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? और चौथा भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि सी क्या है कि अंग्रेजी भाषा में किए गए साहित्यिक कार्य को इस पुरस्कार में सम्मानित नहीं किया जाता है, यानी कि ये कौन सा नहीं है, मतलब ये तीसरा कथन गलत है। बाकी के बाकी तीनों दोनों ऊपर वाले सही है। हाल ही में देखिए नवंबर 2019 में घोषित ज्ञानपीठ पुरस्कार का आयोजन किया गया है और मलयालमी भाषा कवि अक्तिराम अच्युतन नंबूतिरी, बहुत डिफिकल्ट नाम है, को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में यह स्टेटिस का क्वेश्चन हो गया कि इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी और कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के किसी भी आधिकारिक भाषा में साहित्य का कार्य करता है वो इसे सम्मान का पात्र है। यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक हो जो भारत की किसी भी आधिकारिक भाषा है, अपनी भारत की आधिकारिक भाषा है, उसका साहित्य का कार्य करता है तो उस पर अच्छा काम करता है तो उस पर उसको सम्मान मिलता है। 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद अंग्रेजी भाषा को भी इस भाषा की सूची में जोड़ा गया है। ऊपर देखा गया था अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है, पर है अंग्रेजी भाषा को इस सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए कथन सी गलत हो गया और अपना आंसर भी ऑप्शन सी है, क्योंकि पूछा गया था ना कौन सा कथन सही नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहली बार वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसे लागू किया गया था। और दूसरा कथन क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज सूचनाओं की गोपनीयता का निर्धारण सरकार करती है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए हाल ही में दिल्ली के एक पत्रकार की गोपनीय सूचनाएं चीन को देने के आरोप में सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ, घटना क्या है कि दिल्ली के एक पत्रकार को गोपनीय सूचनाएं चीन को देने के लिए, बहुत बड़ी गलती, मतलब एक तो वैसे भी अपना भारत चीन का दिक्कत चल रही है और उसमें से गोपनीय सूचनाएं इसने दी थी तो सरकार का डंडा पड़ना ही था। इसके तहत गिरफ्तार किया गया है। और उल्लेखनीय है कि भारत में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान पहली बार भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम लागू किया गया, इसलिए कथन सही है। कब लागू किया था भाई, वो उसका किस वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन उसके शासनकाल के दौरान। ठीक है, और बाद में भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 ने पुराने अधिनियम का स्थान ले लिया है। भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 ने पुराने अधिनियम का स्थान ले लिया है। इसमें क्या है कि इस कानून के तहत इस बात का निर्धारण सरकार करती है कि कौन से दस्तावेज सूचनाओं, यानी दस्तावेजों या सूचनाओं की गोपनीयता की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि सरकार ही निर्धारित करती है कि कौन से दस्तावेज वो गोपनीयता में आते हैं या फिर कौन सी सूचना है जो गोपनीयता मतलब अपने होता है ना सीक्रेट रखना। दो दोस्तों के बीच बोलते हैं ना कि ये अपनी बात ये गोपनीय मतलब सीक्रेट होनी चाहिए, किसी को तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, तो ये है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश इस सदस्य के संगठन के सदस्य है। दूसरा क्या है, किसका गठन 22 मार्च 1945 को किया गया था। तीसरा है सीरिया अब इस लीग का सदस्य नहीं है। और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि सब का सब कथन सही है। देखिए अरब लीग क्या होता है, अरब लीग उत्तर अफ्रीका, पूर्व अफ्रीका, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो हॉर्न होता है ना सिंग, इसी से हॉर्न अफ्रीका इसका नाम है। और पश्चिम दक्षिण पश्चिम एशिया को अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है, यानी कि एक क्षेत्र का पूरा संगठन बनाया गया। कब बनाया गया था कि 1945 में।
किसने सदस्य है? 6 सदस्य है। कौन से देश है? तो मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया के साथ किया गया था गठन। देखिए 6 सदस्य हो गए, मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया। देखिए वर्तमान में कितने सदस्य है? 22 सदस्य है अरब लीग के। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2019 में भी एआईबी पे क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले एआईबी पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अरब लीग भी हो सकता है क्योंकि ये संगठन है। और सीरिया के गृह युद्ध के दौरान सरकारी दमन के कारण सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कोल्ड वॉर, अपने गृह युद्ध, होम वॉर उसको बोलते हैं, तो उसका दमन उसकी सरकार ने दमन किया था। तो इसी कारण सीरिया को सदस्यता से 2011 में निकाल दिया, मतलब निलंबित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सितंबर 2020 में किस देश ने नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने पैसेक्स का अभ्यास किया? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है मालदीव, श्रीलंका या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये दिखा आंसर है, ऑप्शन ए होगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया पूर्व हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना द्वारा 23 और 24 सितंबर 2020 के दौरान रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, ये ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का नाम ही है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, यानी कि नौसेना नौसेना के साथ पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है और यह एक मार्ग अभ्यास है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि नियमित रूप से मित्र देशों की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना द्वारा पैसेक्स का आयोजन किया जाता है। यानी कि नियमित रूप से मित्र देशों की नौसेना होती है जो समुद्र वाली नौसेना के साथ भारतीय नौसेना द्वारा पैसेक्स का आयोजन किया गया है। तो मोटा मोटी बात यह है कि पैसेक्स का आयोजन किसके साथ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया था। तो ये रहा आज का डिस्कशन। कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं और ख्याल रखिए, घर पे रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।